नमस्कार, आदाब। मैं इंजमाम वहीदी। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि बड़े होने के बाद वो अपना नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, राज्य का नाम रोशन करें, परिवार का नाम रोशन करें। कुछ इसी तरह सार्थक अग्रवाल ने अपने परिवार, देश, राज्य सबका नाम रोशन किया है। उनसे जानेंगे किस तरह उन्होंने कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ी। स्वागत है सार्थक जी हमारे चैनल वन इंडिया हिंदी में। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। आपने टॉप 20 के लिस्ट में अपने नाम को शुमार किया है, तो ये कैसा अनुभव है? जब आपने इस चीज को अपने परिवार के साथ साझा किया तो आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा मुझे। जब रिजल्ट देखा मैंने, काफी अच्छी फीलिंग आई मुझे देखकर कि मेरा नाम लिस्ट में है। और जिस सर्विस में चाहता था मैं काम करना, जो मेरा ऑब्जेक्टिव था आने का, वो काफी हद तक मुझे लगता है मुझे एटलीस्ट मौका मिलेगा वो करने का। लेकिन अभी जहां तक अपने नाम रोशन करने वाली बात करी, उसमें थोड़ा मैं अभी संकोच करता हूँ, क्योंकि अभी तो मेरा सिलेक्शन हुआ है। जी अब आई थिंक मुश्किल 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 पड़ी अब है। अगर उसमें मैं अच्छा करता हूँ तब मुझे लगेगा कि मैंने सच में नाम रोशन किया। जी। आपने किस तरह से मतलब अपने कैरियर की शुरुआत आपकी कैसे हुई? आपकी स्कूलिंग कैसे हुई? पढ़ाई कहाँ से की? सर मैं पुरानी दिल्ली से ताल्लुक करता हूँ। पुरानी दिल्ली में मेरा जन्म हुआ। जी उसके बाद मैं करीब अपने लाइफ के पहले 10-15 साल पुरानी दिल्ली में ही रहा, जबकि मेरी वहाँ पर स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल मस्टर रोड में थी। फिर हम गुड़गांव गुरुग्राम शिफ्ट हो गए। उसके बाद मैंने अपना स्कूल भी बदला, दिल्ली पब्लिक स्कूल बसंत कुंज में गया, जहाँ पर 2014 में जहाँ से मैं ग्रेजुएट हुआ। जी। उसके बाद मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मैंने ज्वाइन करा दिल्ली में। फिर 2 साल मैंने ऑक्सफोर्ड में बिताए, कुछ टाइम लंदन में बिताया। फिर मैं वापस अपने अपने देश गुड़गांव आ गया। जी। एज ए कंसल्टेंट आप वर्ल्ड बैंक में भी कार्यरत थे, तो उसके बाद फिर आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप यूपीएससी की तैयारी करें? सर वर्ल्ड बैंक तो मैंने इनफैक्ट अपना मेंस का एग्जाम क्लियर करने के बाद से ज्वाइन किया। लेकिन जी आप देखेंगे मैं काफी सालों से रिसर्च फील्ड में ही हूँ। पहले मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैंने एमफिल करी। उसके जी बाद भी मैं रिसर्च लाइन में ही रहा, मैंने पेपर्स लिखे इंडिया के ऊपर। लेकिन ओवर टाइम मैंने रियलाइज करा कि जो मैं करना चाहता हूँ उसमें बहुत सहयोग मिलेगा अगर मैं फील्ड पर एक्चुअली अपनी रिसर्च को, अपनी नॉलेज को उतार सकूँ। जो हमने सीखा है, जो हमें पता है कि विकास कैसे होता है, शिक्षा कैसे बेहतर कर जी सकते हैं हम, अपना हेल्थ सेक्टर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर काफी मैंने सोचा है, काफी लोगों से बात करी है। मुझे आशा है कि मैं थोड़ा बहुत उसको फील्ड पर उतार पाऊँ। और यही मेरी मोटिवेशन थी कि अगर आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं, अगर आप अधिकारी बनते हैं, तो आपके पास वो मौका होता है कि आप अपने नॉलेज को, अपनी रिसर्च को बाकी पूरी टीम के सहयोग के साथ, सबके सहयोग के साथ उसको उसको आप एक रियल दिशा दे पाए। तो वो मेरी आशा है कि मैं ऐसा कुछ करूँ। जिस तरह से कोरोना के काल में लोग परेशानियों से जूझ रहे थे, काफी परेशानियां लोगों ने देखी, और उस टाइम में आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? सिर्फ चुनौती ये मेरे लिए नहीं, हमारे पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और मुझे लगता है कि जो मेरी चुनौतियां प्रिपरेशन के दौर में थी इस टाइम में, वो बहुत छोटी हैं। और वो उनको बात भी नहीं कर सकते कंपेयर टू जितनी चुनौतियां हम सबने देखी हैं। बहुत खराब एक्सपीरियंस रहे हैं पूरी दुनिया के इस चीज में। तो वही सबसे बड़ी चुनौती है सर। आप जब तैयारी करते हैं, आप सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं, तो अपने आप को कभी डाइवोर्स नहीं कर सकते कि आपके बाहर क्या हो रहा है। आप अपनी किताबों में इतना गुम नहीं रह सकते कि आप भूल जाएं, अपनी सेंसिटिविटी छोड़ दें। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो सर यही रहता है कि मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश करी, अपनी पढ़ाई पारे रखकर जो भी मैं कर सकता था सर्विस में उस टाइम सोसाइटी के लिए, देश के लिए। बहुत छोटी चीजें हम कर सकते थे उस वक्त, बट डेफिनेटली सर चुनौती बहुत बड़ी रही है हम सबके लिए। तो जहनी तौर पर आप किस तरह से मतलब आपको खुद को कंफर्ट कर पाते थे? किस तरह से आपने मैनेज किया कि सोशल मीडिया से दूर, फिर लोगों से कम मुलाकात करके तैयारियों का दौर जारी रहे? सर आपको सच बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस काफी विपरीत था उससे। मैं सोशल मीडिया में भी काफी एक्टिव था, अपने दोस्तों से भी मिला करता था जितना भी पैंडेमिक अलाउ जी करता था हमें। और मेरा एक्सपीरियंस सर हमेशा से यही रहा है कि आप, ये अब कोई एग्जाम नहीं रहा, ये अब कोई एकेडमिक फील्ड में नहीं जा रहे आप जा रहे हैं पब्लिक सर्विस में, आप जा रहे हैं पब्लिक लाइफ में। और जी उसमें आपको बहुत ही सर मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी होनी जरूरी है। आप सिर्फ किताबी कीड़ा जिसको कहते हैं वो बन के नहीं रह सकते। और जी मैंने अपने आप को उसी तरह से तैयार करा, जो मैं पहले करता था वैसे ही मैंने अपने आप को कंटिन्यू रखा। सोशल मीडिया भी यूज करा, जी अपने रिलेशनशिप्स को भी मैंने कोशिश करी कि वो इम्पैक्ट ज्यादा ना हो। मुश्किल होता है सर डेफिनेटली,
बट मुझे लगता है कि इन हाइंडसाइट मेरा जो स्ट्रैटेजी रही वो अच्छी रही, इन द सेंस कि मैं कभी ऐसे अपने कमरे में बंद होकर मैंने ऐसा नहीं करा कि मैं 1 साल 2 साल लगा रहना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरी पर्सनालिटी नहीं है, वैसे मैं काम नहीं करता। तो मुझे काफी खुशी है कि मैं सबको बैलेंस कर पाया इसके साथ। लोग अक्सर कहते हैं कि तैयारियां जब की जाती है यूपीएससी की तो मतलब इतनी रिजर्व लाइफ हो जाती है कि बस खाना पढ़ना, इसके अलावा कुछ और सूझता ही नहीं। आपकी जिंदगी इससे बिल्कुल विपरीत रही है। जी जी सर, ये काफी तो आई थिंक मिथ्स बन जाते हैं। किसी जब कोई चीज इम्पोर्टेंट बन जाती है तो उसके अराउंड पूरी कहानियां और क्या क्या चीजें बन जाती हैं। मुझे खुद हैरानी होती है कैसी चीजें सुनकर। लोग फोटोज डालते हैं अपनी किताबों का ढेर जिसमें आसमान तक पहुंची हुई किताबें होती हैं। मुझे काफी डिफरेंट लगता है और मेरा एक्सपीरियंस भी काफी डिफरेंट है इससे। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि यूपीएससी की तैयारियां करें, लेकिन उनके पास वो इकोनॉमिकली साउंड नहीं होते हैं, जिस वजह से वो तैयारियां नहीं कर पाते, कोचिंग नहीं जा पाते। तो उनके लिए क्या संदेश होगा आपकी तरफ से कि कैसे वो अगर तैयारियां करना चाहें और उन इकोनॉमिकली साउंड नहीं है तो वो किस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं? सर इसमें दो बात कहना चाहूंगा मैं। पहली बात तो मैंने भी कोई कोचिंग अवेल नहीं करी कभी भी, सारा अपने आप पढ़ाई करी, जो भी इंटरनेट से मिला, जो भी अखबारों में मिला वही मैंने यूज करे रिसोर्सेज। तो आजकल काफी अवेलेबिलिटी है उसकी। मुझे पता है कि सब लोग एक तरीके से नहीं पढ़ते। मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है अपने आप से पढ़ना, अपने आप सोर्सेज ढूंढना, नई किताबें पढ़ना। बट जिसको जरूरत है, मुझे ये भी अवेयरनेस है कि काफी सब्सिडाइज्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी खुले हुए हैं, इवन दो परफेक्ट सब्सिट्यूट नहीं है उस चीज को, बट अपॉर्चुनिटीज काफी हैं। तो दूसरी बात जो आपका पहला बात है कि जो यूपीएससी, मुझे लगता है कि काफी अपॉर्चुनिटी सोसाइटी में आज हैं जिसमें आप अपने देश को सर्व कर सकते हो, दुनिया को सर्व कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट के थ्रू ही उसका ताल्लुक रखें। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी कर रहे हैं, अगर आप अपना इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उसमें भी आपको काफी स्कोप मिलता है अपनी बेनिफिट करने का, सोसाइटी को भी बेनिफिट करने का। तो ऐसा कुछ आई डोंट थिंक हम सोसाइटी में अभी भी हैं जो हम शायद 30-40 साल पहले होते हों। इसमें अगर आपको अपने देश को सर्व करना है तो यही मौका है कि आप सरकार ज्वाइन करें। वो तो मतलब ये है कि जब आप एक ओहदे पे पहुंच जाते हैं तब जाके आप मतलब सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे। लेकिन मेरा ये सवाल है कि उस एस्पिरेंट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो जो मतलब सक्षम नहीं है कि कोचिंग अवेल कर पाएं, कि उनके पास रिसोर्स नहीं है कि वो तैयारियां कर पाएं? अगर एक लफ्ज में कहा जाए कि ऐसे एस्पिरेंट जो बिना पैसे की तैयारी करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं? सर इसमें आपको जो आपके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो काफी वेबसाइट्स हैं न्यूज की, जैसे इंडियन एक्सप्रेस है फॉर इंस्टेंस, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूरा एक्सेस कर सकते हैं। वैसी वेबसाइट्स का मैंने भी बहुत प्रयोग करा। मैंने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं ली किसी न्यूज़पेपर की, जो फ्रीली अवेलेबल थी उनका मैक्सिमम यूज किया। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज सर, किसी भी एग्जाम में, इस टाइप के एग्जाम में कभी कभी हमें गाइडेंस और मोटिवेशन की कमी होती है। उसमें काफी लोग जो पहले सर्विसेज में जो आए हुए हैं, या जो लोग जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, वो काफी हद तक आपको गाइड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें भी काफी ब्लॉग्स हैं ऑनलाइन, काफी लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं, उनको मैंने काफी रेफर किया, उनसे काफी सीखा। मैं भी पूरा तरह से इसमें आगे रहूंगा। अगर किसी को भी किसी भी स्टेज पर मैं किसी की मदद कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस या मोटिवेशन या स्ट्रेटजी, तो मैं सबसे पहले अपने आप को देखना चाहूंगा उसमें आगे। तो जिस तरह से आप अब कहीं ना कहीं आपको कोई किसी जगह ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद फिर आप विभागों में जाएंगे तो नई नई चुनौतियां सामने आएंगी। तो इसका कुछ आपने प्लान तैयार किया है कि किस तरह से आप उसको अपने काम को बखूबी अंजाम देंगे? सर मैं इस बात को बहुत यही तरह से मानता हूँ कि अभी जो ये पड़ाव क्लियर हुआ है तो शायद सबसे आसान पड़ाव है पूरी जिंदगी का। सब लोग एग्जाम को बहुत महत्व देते हैं, बहुत वाहवाही होती है 1-2 दिन, बट मुझे पूरी इस बात की मुझे पूरा ये बात अच्छी तरह से पता है कि ये बहुत ही सिंपल स्टेज अभी खत्म हुई है। आगे जाने वाला दौर बहुत चुनौतियों वाला दौर रहने वाला है। बहुत मुश्किल होती है पब्लिक लाइफ, बहुत चैलेंजेस हैं। बट अगर मुझे जो हमेशा से बहुत एक फायदा मिला है कि मेरे जो नियर एंड डियर हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी गुड विशेज, उनकी ब्लेसिंग, उनकी एडवाइस हमेशा मैं जाकर अपने आप लेता हूँ कि अब मैं क्या कर सकता हूँ एक बेहतर सिविल सर्वेंट करने के लिए। तो मेरा फर्स्ट स्टेप यही होगा कि मैं काफी सारे सिविल सर्वेंट्स ऑलरेडी इन टच हूँ, उनसे मैं जानना चाहूंगा ये जो भी 1-1.5 महीने का टाइम है मेरे पास, इसमें मैं अपनी पर्सनालिटी को कैसे और मोल्ड कर सकता हूँ कि पब्लिक लाइफ में मैं बेटर कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ।
इसके अलावा सर जो चैलेंजेस हैं उनको तो आपको उनका सामना करना ही पड़ेगा। आपको अपना दिमाग, अपनी फिजिकल फिटनेस, सब चीज़ों पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। तो मेरा यही कोशिश रहेगी कि मैं उन सब में तैयारी करूँ। तो आगे का क्या कुछ प्लान है? आपने कुछ सोचा है कि जब आप एक ओहदे पर जाएंगे तो उसके बाद किस तरह से आप कुछ अलग नया करेंगे? सर इसमें मेरा बहुत सिंपल मेरी सोच है। मेरे को लगता है कि किसी भी सिविल सर्वेंट, किसी भी आईएएस ऑफिसर का ये मोटिव नहीं रहना चाहिए कि अपना नाम रोशन करे। आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको बहुत अच्छी सेवा का मौका मिला है, और पब्लिक सर्वेंट की भी सर ये नाम में ही काफी ये नाम ही सार्थक है कि पब्लिक सर्वेंट का मतलब है कि जनता की सेवा करने के लिए। तो जो भी जहां पर भी डिस्ट्रिक्ट में आप पोस्टेड हो, जो भी आप काम कर रहे हो, तो जो वहाँ के लोगों की नीड्स हैं, जो वहाँ के लोगों की डिमांड्स हैं, वो आपके सर पर होनी चाहिए। आपका चाहे पैशन किसी भी फील्ड का हो, बट मेरा ये है कि मुझे एज अ गवर्नेंस प्रोफेशनल जो फील्ड पे काम कर रहा है, जो भी लोगों की नीड्स हैं उसमें मैं रिस्पॉन्सिव रहूँ, एम्पैथेटिक रहूँ, इफेक्टिव रहूँ। और अगर मुझे कुछ वक्त मिलता है पब्लिक नीड से हटकर कुछ अपना काम करने के, जो मेरी अपनी मोटिवेशन है, तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी पूरी रिसर्च जो है वो एजुकेशन में केंद्रित रही है। तो अगर ऐसा कुछ वक्त मिलता है और जिसमें मैं अपना कुछ करता हूँ, तो वो एजुकेशन सेक्टर होगा। एजुकेशन सेक्टर के अलावा अगर आप किसी क्षेत्र में काम करना चाहें, मतलब के अलग से, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी और किस किस क्षेत्र को आप सुधारना चाहेंगे? सर पैंडेमिक ने हमें हेल्थ की इम्पोर्टेंस दिखाई है। हेल्थ सेक्टर में हमें काफी भारी मात्रा में इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। उसके अलावा जो हमारे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, मनरेगा है, आपका फूड सिक्योरिटी है, और सरकार बहुत सारे प्रोग्राम एडमिनिस्टर करती है, उनकी फंक्शनिंग अच्छी रहे, वो जिन लोगों तक पहुंचने चाहिए उन लोगों तक पहुंचे। और फाइनली सर मेरी एक चाह है जो मेरे को मोटिवेट्स ने हमेशा करा है सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए, कि गवर्नमेंट में डेटा का रोल बहुत बढ़ना चाहिए। डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीजों पे मैंने खुद भी काम किया हुआ है, और मुझे बहुत बहुत उम्मीद है, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है इस बात का कि अगर गवर्नेंस में स्पेशली ग्रास रूट्स लेवल पे डेटा का रोल बढ़े, हम डेटा से सीख कर अपनी पॉलिसीज पे काम करें, तो आप काफी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इन नटशेल सर मेरा यही उम्मीद रहेगी कि मैं इन सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट तो करूँ, बट लेकिन जो डेटा वाला एस्पेक्ट है उसको मैक्सिमम लेवरेज करूं ताकि इम्पैक्ट जनरेट करूं। कि ओवरऑल आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से वो किसी भी क्षेत्र में अगर काम करना चाहें या किस तरह से वो अपने कैरियर को संवार सकते हैं? सर अभी मेरे को लगता है कि मेरा कुछ ऐसे मैं कहीं हूँ नहीं जो मैं पूरे युवाओं को बोल सकता हूँ। हमारा देश ही पूरा युवा देश है। बट अगर मैं छोटी सी कोई बात कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने बाकियों से जो सीखा है, इनफैक्ट हमारे युवाओं से ही मैंने जो सीखा है, वो ये चीज है कि अपने जो एम्बिशंस हैं, अपनी जो ड्रीम्स हैं, उनको कभी कम नहीं करना चाहिए। जितना आप ऊंचा सोच सकते हैं उतना ही ऊंचा सोचना चाहिए। और दूसरी चीज सर जो मैं बोलना चाहूंगा कि आप देश में जब कम्पीट करते हैं, एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, तो आप अच्छा कर सकते हैं, बट लेकिन उससे देश आगे नहीं बढ़ता। देश आगे तब बढ़ता है जब हम कुछ ऐसा काम करें जिससे पूरे विश्व में हमारा नाम हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एक आईएएस ऑफिसर हैं अभी जो डीएम भी रहे हैं नोएडा के, उन्होंने दिखाया कि बहुत अच्छा काम करा उन्होंने नोएडा में, और उससे हमारे देश में ही उनका नाम बढ़ा। अब जब उन्होंने पैरालंपिक्स में मेडल जीता है तो पूरा विश्व उनको जानता है। तो मुझे लगता है कि वैसे ही हमें हर किसी के पास अपॉर्चुनिटीज ऐसी आए इसमें हम अपने देश में नहीं पूरे विश्व में अपने देश का नाम रोशन कर पाए, वो सबसे बड़ी आशा है। बहुत बहुत शुक्रिया सार्थक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे हमारे साथ सार्थक अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि उन्होंने कामयाबी की सीढ़ियों को अभी चढ़ा है, आगे तो चुनौतियां और हैं। जब वो ज्वाइन करेंगे तो उस चुनौतियों को वो किस तरह से बखूबी अंजाम देंगे, इन सब बातों पर उन्होंने चर्चा की। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब।